नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी। परमेश्वर कृपा, हाय लकी भाई। अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन में शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। ए के तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ए की सेवाओं में जहां तक हो सके सहभागी होने का प्रयत्न किया है और बड़े ही सुखद अनुभव रहे हैं ए की सेवाओं के। और उन्हीं सुखद अनुभवों के कारण आज का जीवन में शांति है, प्रेम है, सहनशीलता है। आज का टॉपिक ये लव एंड टॉलरेंस में मार्च 20 का थॉट है हमारे लिए। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के पेज नंबर 84 पे ये लिखा हुआ है, लव एंड टॉलरेंस ऑफ अदर्स और कोड। औरों से प्रेम और सहनशीलता ये हमारी संहिता है। संहिता यानी कि यह हमारा एक कानून जैसा है, यह हमारा नियम संग्रह है, यह हमारी संकेतावली है, यह हमारी संकेत लिपि है। यानी कि यह हमारे लिए अलिखित कानून है। औरों के लिए प्रेम और सहनशीलता। अब ये बिल ने लिखा है हमारे लिए। आए हुए नए भाइयों का मैं स्वागत करता हूं और आपको अपने अनुभवों से ये बताना चाहता हूं दोस्त, आप आपकी जिंदगी में किसी भी मन की अवस्था में हो, किसी भी शारीरिक या पारिवारिक अवस्था में हो, ए में आना आपको मदद करेगा। आपको और नीचे गिराएगा नहीं। आपको वो चीजें आपके बारे में सीखने को मिलेंगी जैसे मुझे मिली थी। मुझे भी खुद के बारे में कुछ पता नहीं था, बस मैं पीना चाहता था और जीना चाहता था। लेकिन कुछ सालों के बाद अवस्था ऐसी हो गई कि ना तो मैं पी सकता था और ना तो मैं जी सकता था। असहनीय जीवन, पूरी तरह से पश्चाताप, ग्लानि से भरा हुआ जीवन जीते जीते मुझे जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला तो मैं बंधन मुक्त हुआ। मुझे समझ में आया मेरे बारे में क्या हुआ है मुझे और मुझे क्या करना पड़ेगा। इन लोगों ने बताया नहीं, लेकिन अपने अनुभवों के द्वारा, अपनी शेयरिंग के द्वारा मुझे बताया। और इसके साथ साथ मुझे इस बात की आशा भी दी कि अगर आप हमारे जैसे हो और इस कार्यक्रम पे अगर आप चलने की तैयारी रखते हो तो आपको वो मिल सकता है जो हमें मिला है। और वो है बहुमूल्य गिफ्ट, सोब्राइटी, शराब से दूरी, एक अच्छा जीवन जीने का एक मौका, फिर से इंसान बनने का मौका। तो इसके लिए आज जब पूछ रहे थे ना कि किसी को 1 साल हुआ है, हम उसको रीबर्थ बोल रहे हैं, पुनर्जन्म बोलते हैं। और इस पुनर्जन्म का इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कोड है ना, जो कानून है, वैसे तो ए के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई मस्ट नहीं है, करना ही पड़ेगा ऐसी कोई जबरदस्ती वाली कोई चीजें नहीं है। ये पूरी तरह से स्वेच्छा का कार्यक्रम है। मैं ही डॉक्टर हूं, मैं ही पेशेंट हूं, मैंने ही अपने अनुभवों में झांकते हुए निर्णय लेना है और मैंने ही मदद मांगनी है। यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मदद मांगने पे मिलती है और ऐसी मदद मिलती है कि मैं मदद देने वाला बन जाता हूँ। और ये सारी क्रिया में प्रेम और सहनशीलता औरों के ये कोड के जैसे काम रहता है। बिल आगे लिखता है, I have found that I have to forgive others in all situations to maintain any real spiritual progress. मैंने ये जाना है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में औरों को माफ करते रहना पड़ेगा अगर मुझे किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो। The vital importance of forgiving may not be obvious to me at first sight, but my studies tell me that every great spiritual teacher
has insisted strongly upon it. मुझे शायद पहली नजर में इसका जो अति महत्वपूर्ण अर्थ है वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरी जो भी अध्ययन किया है उन महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लोगों का, ऐसे सारे लोगों ने इसके ऊपर बड़ा जोर दिया है कि मुझे अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो मुझे सभी को माफ करना पड़ेगा। अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो मैं किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाऊंगा। I must forgive injuries, not in words or as a matter of form, but in my heart. मुझे लोगों ने दिए हुए जख्म, इसको भूलना पड़ेगा, शब्दों में ही नहीं, सांकेतिक भाषा में ही नहीं कि जा तुझे माफ किया। इसे तो दिल से मुझे भुलाना पड़ेगा, दिल से माफ करना पड़ेगा। आई डू दिस नॉट फॉर अदर पर्सन सेक बट फॉर माई ओन सेक। मैं औरों पे उपकार करने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मुझे खुद के लिए करना है। रिजेंटमेंट, खुन्नस, एंगर, गुस्सा और अ डिजायर टू सी समवन पनिश्ड, वो इच्छा जो अंदर ही अंदर से चाहती है कि मुझे दुखाने वाले को दंड मिले, ये सारी चीजें मेरी आत्मा को छीण करती हैं, मेरी आत्मा में होल डालती हैं, मेरी आत्मा को गलाती और सड़ाती हैं। सच थिंग्स फास्टन माई ट्रबल्स टू मी विथ चेन्स। ये सारी रंजिशें, ये सारे गुस्से और ये सारे मिले हुए दर्द मुझे इस तरह से जकड़ के रखते हैं अपनी तकलीफों के साथ, जैसे कि किसी को साकली से, संगल से बांध दिया हो। They tie me to other problems that have nothing to do with my original problem. ऐसी भावनाएं मुझे ऐसी नई समस्याओं के साथ बांध देती हैं जिनका के मेरे सही समस्या के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। ये थॉट को लेके मैं आज कुछ अपने अनुभव, समझ जो पिछले 25 सालों में मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अलग अलग मेंबर से सुना, कुछ लिटरेचर में पढ़ा और कुछ जो मैंने अपनी स्टडीज से जानने की कोशिश की, आपके साथ में शेयर करूंगा। लव एंड टॉलरेंस। मैं देख रहा था कि प्रेम या प्यार क्या ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है क्या? तो ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हमारी जो कुदरती भावना है ना, वो है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस की, खुश रहने की। उस ऊपर वाले ने, जिसने भी ये सब कुछ बनाया है, ये सारा संसार बनाया है, उसमें सभी को एक खुशहाल रहने की उपजत प्रवृत्ति दी हुई है, वो जन्मजात है। वी वांट टू बी हैप्पी। और भी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं हमारे पास जन्मजात, लेकिन जो सहनशीलता है ना, ये सीखनी पड़ती है, ये सिखाई जाती है हमको। और ये सिखाने के लिए हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारे माँ बाप, धर्म, सब कुछ मिलके हमको अलग अलग स्टोरीज में से, अलग अलग अनुभवों में से सहनशीलता सिखाते हैं। ऐसे ही लव भी सीखना पड़ता है, प्रेम भी सीखना पड़ता है। होता क्या है कि जो चीज हमको खुश करती है ना, तो खुशी हमारी नेचुरल स्टेट है। बच्चा है, वो अगर किसी खिलौने की आवाज से खुश होता है तो वो खिलौने को बार बार पकड़ेगा और उसमें से वो आवाज निकालने की कोशिश करेगा। और उसका वो आवाज सुन के हंसना, खिलखिलाना और बार बार उसी खिलौने की तरफ जाना, उसको देखते हुए हम क्या बोलते हैं? अरे ये तो खिलौना इसका फेवरेट हो गया, लगता है ये इसके प्यार में पड़ गया है। अब वो बच्चा है, उसकी तो नेचुरल स्टेट खुश होने की है, जो भी चीज उसको खुश करेगी वो करेगा। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमें खुशी देने वाली चीजों से हमें होता है, भले वो चीजें हों, भले व्यक्ति हों,
बच्चे का भी फेवरेट होता है माँ या बाप। तो ज्यादा करके माँ के गले लगेगा तो बाप बोलेगा अरे ये तो मेरे से प्रेम ही नहीं, ये तो माँ से चिपका रहता है, माँ से प्रेम करता है। और अगर बाप से चिपका रहेगा तो माँ बोलती है ये तो बाप का लाडला है। ऐसे में उस बच्चे को पता नहीं क्या समझ में आता होगा, वो अबोल रहता है। लेकिन उसका ये ना हमें ये बताता है कि उसको शायद उस चीज में खुशी मिल रही है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव हो। और ये खुशी, ये इंसेंटिव, ये नेचुरल और नैसर्गिक अवस्था है हमारे लिए। अब अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं तो मुझे खुश करने वाली चीजें, मीठा खाना, खेलना, मनमौजी रहना, ये नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है, ये नेचुरल है। हम सभी प्राणी भूख लगने के बाद ही खाना ढूंढने की अवस्था में रहते हैं, बारिश पड़ने के बाद ही छत ढूंढते हैं, आग लगने के बाद अपने आप को बचाते हैं। दीज आर ऑल नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। लेकिन मानव जाति में, हम ह्यूमंस में, हमारे पास बहुत चीज डेवलप होती है। और हमारा जो इंटेलेक्ट डेवलप हुआ है, एक इसके माध्यम से हम बहुत चीजें सिखाने लग पड़ते हैं बचपन से ही। हम एक एक नैतिक व्यवहार सिखाने लग पड़ते हैं। हम नैतिकता के बहन भाई, हम रिश्ते नाते सिखाने पढ़ने लग पड़ते हैं, ताकि हम साथ में हर परिस्थिति में अपने आप को संभालते हुए रह सकें। हम वो अपने कुदरती गुणों को गैर इस्तेमाल ना करें, हम उनको समझें और उससे खुद का और औरों का फायदा करें, ताकि हम सबके सब खुश रहें। कोई भी स्टडीज का या कोई भी धर्म का ऐसा कुछ भी उपदेश मुझे आज तक नहीं मिला कि जो खुशी के अलावा कोई संदेश देता हो। बट हाँ, एक बात है, जो लोग अनुभवी होती है उनको पता चल जाता है कि बच्चा अगर ज्यादा मीठा खा रहा है उससे खुश होता है, लेकिन ये ज्यादा मीठा उसको तकलीफ देगा, तो हम उसको वर्जित करते हैं। वो माँ से झगड़ेगा, मांगेगा, रोएगा, लेकिन फिर भी माँ उसको देती नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि भाई मीठा थोड़ा होना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकेगा, बहुत तकलीफ होगी इसे। मैं जब ये अपने जीवन में देखता हूं तो शराब ने मुझे बहुत खुशी दी। एक डरे हुए और एक आत्म केंद्रित इंसान को, सेल्फ सेंटर्ड इंसान को जब शराब मिली ना, तो ऐसे जैसे बंधन मुक्त हुआ मैं। जैसे वो डरों की, वो सहमे रहने की, वो अपने अंदर में घुसे रहने की और दुनिया में खुद को छोटा समझने की, छीन समझने की, पीछे रह गया समझने की बंधनों को तोड़ दिया शराब ने, और मिला दिया मुझे नए दोस्तों से। जहां पे मेरे अंदर से खुशी हो रही थी, अभी डर चला गया था मेरा, और ये खुशी मैं बार बार लेना चाहता था। ये कन्वर्जन, ये बदलाव मैं बार बार लेना चाहता था। और ये बार बार लेने की क्रिया ने मुझे शराब से प्यार में डाल दिया। अब आप बोलेंगे भाई प्यार तो व्यक्तियों से होना चाहिए ना, लेकिन हम ऐसे इंसान हैं जिनका कोई कारण पता नहीं सकता, लेकिन मैं एक द्रव्य के प्यार में पड़ गया। होता क्या था कि पीने के बाद हर खुशी मेरी बढ़ जाती थी, मेरा गम खुशी में परिवर्तित हो जाता था, मेरा दुख खुशी में परिवर्तित हो जाता था। और पीने के बाद मैं उदार और टॉलरेंट हो जाता था। पीने से पहले मैं टॉलरेंट नहीं था, लेकिन पीने के बाद टॉलरेंट हो जाता था। यानी कि कैसे सहनशील हो सकता था कि भाई पहले 2 पैक मार लिए हैं तो चल पहले खाना इसको खाने दे, अरे तू इसको बिल लेने दे, मुझे बाद में दे, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं यहाँ पे। अब देखिए, एक बाहरी वस्तु आई और उसने मुझे खुशी दी, उसने मुझे उदार बनाया, उसने मुझे हंसता हुआ चेहरा बनाया, और ये सारी चीजें मैं अपने दम पे नहीं कर पाता था। अब हुआ क्या, ये केमिकल है शराब, और इसका ये नेचुरल इफेक्ट है बॉडी पे।
लेकिन शायद मेरी बीमारी बढ़ चुकी थी और हमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने खुशियों का और इजाफा करने के लिए अपने सारी इंस्टिंक्ट्स यानी कि मेरी सारी इंद्रियों का दुरुपयोग करना शुरू किया, अधिक से अधिक उपयोग करना शुरू किया। और पीने के बाद ढेर सारा खाना, अच्छे से अच्छा लजीज ढूंढना खाना, अब्यूज। पीने के बाद में सेक्स की इंस्टिंक्ट का अब्यूज, पीने के बाद में टच फील सभी कुछ, यानी कि मैं अपनी इंद्रियों से और खुशी प्राप्त करना चाहता था और उनका दुरुपयोग करते करते मैं इतना अकेला पड़ गया कि सभी का दुरुपयोग हो चुका था। मैं सभी को यूज करने लग गया था। इनफैक्ट मैं अपनी बॉडी को भी यूज करता था, अपने परिवार को यूज करता था। किसी की कोई कीमत नहीं बची थी। बस मुझे और खुशी चाहिए और अच्छा लगना चाहिए। उसके लिए अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करता गया और फिर मेरे जीवन में खुशी ही नहीं बची। खुशी नहीं बची तो प्यार भी नहीं बचा। प्यार था वो आस्था में परिवर्तित हो चुका था कि भाई अभी जब भी पीऊंगा तभी सुकून हो जाएगा, मेरे दर्द कम हो जाएंगे। अब मुझे दर्द महसूस होने लग गए थे, अब मुझे उल्टियां आने लग गई थी, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे सब कुछ होता था। मुझे मेरे प्रियजन छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके प्रति मुझे प्यार नहीं था, क्योंकि वो मुझे खुशी नहीं देते थे। वो मुझे मेरी खुशी से रोकते थे। वो बीच में आकर के मेरी बोतलें छीन लेते थे। वो मुझे मेरा असलियत बताते थे और असलियत मेरी मैं समझना नहीं चाहता था। मन बीमार हो चुका था मेरा और मेरा वास्तविकता से नाता टूट चुका था। और मेरी माँ जब कहती थी मुझे, मेरा बड़ा भाई अल्कोहलिक मरा था, मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, और वो मुझे बोलती थी, दुखी होके बोलती थी कि लकी तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? तूने सब कुछ देखा, तूने अपनी आंखों से देखा, तूने अपने आंखों हाथों से भाई को जलाया 28 बरस की उम्र में, और तू भी यही सब कर रहा है। क्या तू जिंदा है? क्या तू इंसान है? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। सामान्य व्यक्ति भाव विभोर हो जाएगा, वो क्षमा याचना करेगा। लेकिन ये बीमारी ने और उसके साथ में अपनी इंद्रियों के अब्यूज ने आंखों में से आंसू सुखा दिए थे। समझ में आता नहीं था क्या बोलूं, कैसा अपने आप को डिफेंड करूं, क्योंकि सच्चाई थी और सच्चाई स्वीकारना मेरे लिए संभव नहीं था। क्योंकि अगर सच्चाई स्वीकार ली तो इसका अर्थ यह होता है कि मैं गलत हूं। मेरा अहंकार इतना बढ़ चुका था यह बीमारी के कारण कि मैं गलत हूं। ये स्वीकारने से पहले शायद मैं जान देना पसंद करता। और मैंने अपनी मां को कहा था कि मां, इसमें तेरा दोष नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने ही तेरी किस्मत ऐसी लिखी है कि तेरी जिंदगी में जो भी व्यक्ति आएगा वो शराबी बनेगा और मरेगा। भाई को देख, पिताजी को देख, अब मेरे को देख। उधर से तब तक मेरा एक बड़ा मामा गुजर चुका था, उसके दिल पे क्या बीती होगी पता नहीं। अब देखिए कितना कुदरती चीज है, एक बच्चे को मां के संपर्क में आने से होने वाली खुशी। कुदरती है, ये कुदरती है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, मां की छाती से लगता है तो जैसे वो अपनी उस कोख में चला जाता है जहां पे वो पूरी तरह से सुरक्षित था। ऐसा होता है मां का वो आलिंगन। लेकिन ये बीमार मन की अवस्था में आप किस प्रेम की बात करेंगे, किस प्यार की बात करेंगे? कुछ नहीं बचा था प्यार जैसा मेरे पास। हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलते हैं, लव एंड टॉलरेंस इज अवर कोड। और मेरा कोड क्या था उस वक्त? मेरी संहिता क्या थी? अपने पीने का बचाओ, अपने आप का बचाओ। क्यों कर रहा हूं बस पता नहीं था। दुख और तकलीफों से भरा हुआ मैं भी था। रोज सुबह आईने में देखने में सूजी हुई आंखें, सूजा हुआ चेहरा,
दुखती हुई कोहनी एड़ी दिखाती थी मुझे कि कल रात को लकी तूने क्या किया, क्या बेइज्जती करवाई अपनी, क्यों जरूरत थी इतनी पीने की। घृणा से भर उठता था मैं खुद के लिए भी। अब तो प्रेम खुद के लिए भी नहीं बचा था। पत्नी पत्नी बोलते हैं एक बेटर हाफ होता है, एक ऐसा आईना होता है हमारे साथ जो हमें अपने कदमों पे रखता है। और ये एक अति महत्वपूर्ण ऐसा एक रिलेशनशिप है जो कि संसार के लिए, प्रजनन के लिए अति आवश्यक है। अगर ये नहीं होता तो हम भी नहीं होते। लेकिन मैंने अपनी उन सारी इंद्रियों का दुरुपयोग करते करते मुझे सामान्य चीजों में से सुख की अनुभूति ही नहीं होती थी। जैसे मुझे 2 पैक पीने के बाद सुख की अनुभव होती ही नहीं थी। मुझे थोड़ा सा कुछ भी करने के बाद में सुख जैसा लगता ही नहीं था, क्योंकि मेरी बीमारी और की थी। अब लोग कितना प्यार करें मुझे। एक शराबी की बीमार मन की अवस्था ऐसी होती है कि मुझे लोग प्यार नहीं करते। झूठ बोलता है कि मैं सबको प्यार करता हूं, और प्यार करने का उसका अर्थ हो जाता है बार्गेन करना। बस माँ को चुप करना है तो कुछ ये कर दो, कुछ वो कर दो, कुछ पैसे दे दो। बीवी को खुश करना है, भाई थोड़ा सा और सामान ला दो, और खरीद दो, थोड़े से और पैसे दे दो, चुप कराओ। प्यार की भावना ये खुश रहने की भावना से आती है। और मुझे अब किसी चीज में खुशी मिलती नहीं थी, मिलती नहीं। अपने लिटरेचर में लिखा है कि एक बीमार मन के ऊपर भावनिक कितनी भी याचना की जाए ना, वो उसके मन में रजिस्टर होती नहीं है। आज रिकवर में अपनी पत्नी से और बहुत साल तक अपनी माँ से बात करता रहा तो महसूस हुआ बोलते थे कि तू तो सुनता ही नहीं था। और मैं जब ये रिफ्लेक्ट करता हूं, मुझे वो शब्द याद है, लेकिन वो शब्द सुनने के बाद में मेरी उन शब्दों के लिए माफक क्रिया ही नहीं होती थी। मैं विद्रोही हो उठता था, धक्का मार के भाग जाता था। पता नहीं क्या करता था मैं, लेकिन मैं तो प्यार नहीं करता था। मैं लोगों के प्यार को भी समझ नहीं पाता था, उनके प्रेम को भी समझ नहीं पाता था। मेरी बीवी मुझे बोलती थी, सरदार जी मैं आपके लिए क्या करूं बताइए, क्या करूं बोलिए। बहुत कुछ किया। शराबी अक्सर अपनी बीवी को साथ में पिलाता है, मैंने भी पिलाया उसको अपने साथ मिलाने के लिए, तू भी पी के देख। तो बोलती है ना इसमें क्या है। बीमार मन नहीं समझता वो क्या करता है। पीने के बाद में मैं क्या उम्मीद रखता था, शायद खुशी मिलेगी मुझे। पीने के बाद में ये डिंग डोंग करेगी, गिरेगी इधर उधर, नौटंकी होगी, तमाशा होगा, और मैं हंसूंगा, मुझे खुशी होगी। नहीं हुई मुझे खुशी, क्योंकि पीने के बाद में उसने वो सब किया ही नहीं, उसने तो उल्टी कर दी। लोगों का प्यार पूरी तरह से, लोगों की भावनिक अपील्स, लोगों की, मेरे अपने प्रियजनों की अपने आप को मेरे लिए निछावर कर देने की तैयारी भी मुझे 1% हिलाती नहीं है। आज शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े होंगे जो किसी शराबी के साथ जी रहे हैं, और उनके मन में ये सवाल आता होगा कि ऐसा क्यों, क्या हमारा प्यार नकारा है, क्या ये इंसान नहीं है, क्या हम बेकार हैं, हमारी किस्मत ऐसी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसकी तुलना मैं ऐसे ही कर सकता हूं जैसे किसी मलेरिया पीड़ित या टाइफाइड पीड़ित व्यक्ति के पास अगर आप लेट भी जाओ और उसके सामने अपनी जान भी दे दो तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक उसको उसकी दवाई नहीं मिलेगी, जब तक उसका इलाज नहीं होगा, वो अपने पैरों पे नहीं आएगा। लेकिन एक अल्कोहलिक
वो तो मलेरिया पीड़ित नहीं है ना, उसमें तो टाइफाइड के लक्षण नहीं है। और मलेरिया और टाइफाइड वाले व्यक्ति ठीक होना चाहते हैं, एक अल्कोहलिक ठीक होना नहीं चाहता। उसकी समझ में यह आता है कि वो ठीक है। मैं बात कर रहा हूं प्रेम की। मेरी जिंदगी में प्रेम चला गया था और आखिरी की अवस्था ऐसी आ गई थी कि सारे संपर्क ही टूटते जा रहे थे। एक यंत्र मानव की तरह जिंदगी खा लिया, देख लिया, कर लिया, सो लिया, ज्यादा तकलीफ हुई डॉक्टर के पास एडमिट हो गए, फिर आ गए, फिर पश्चाताप, फिर पी लिया, और बस इसी में पता नहीं कैसे 10 साल निकल गए। मुझे होश आया जब मुझे भाटिया जनरल हॉस्पिटल में मैसेज मिला, और उसके पहले जितनी खुशी मिली थी, जितना मैं प्यार करता था, उतना ही मन अभी डिप्रेशन और नैराशा में चला गया। और ऐसी नैराश और डिप्रेस अवस्था में मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिलने के बाद में जो पहला अनुभव ये है कि मेरे पास मेरे बेड पे एक व्यक्ति ने आकर के अपनी कहानी शेयर की और उसने अपना कंसर्न जताया मेरे लिए कि लकी तुम ठीक हो सकते हो, एक रास्ता है, और अगर आप इस पे चलने का प्रयत्न करो तो जैसा मैं आज उस टाइम वो 13 साल शराब से दूर था एक एक दिन करके, आप भी रह सकते हो। एक अजनबी अनजानी सी कोई चीज जैसे आ जाती हो ना जिंदगी में, और अगले दिन की हुई मीटिंग ने, और उस मीटिंग और उस व्यक्ति के शेयरिंग के बीच में वो जाते जाते मुझे ये बोल के गया था, लकी जरा सोचना तुम क्या बनने चले थे और क्या हो गया। और जैसे जैसे मैं सोचता गया, मैंने अपना बचपन देखा, शराब से नफरत, जवानी देखी, शराब से भरी हुई, अहंकार से भरी हुई, पैसे, दोस्त, इज्जत, शोहरत, और फिर देखी, और फिर शादी के बाद में सारा स्खलन देखा। मैंने देखे अपने झगड़े, मैंने देखे दुख, मैंने देखी अपनी रोती हुई माँ, अपनी बीवी के चेहरे, और उस रात मैं रोया। पता नहीं मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने अभी जान दे देनी चाहिए, मैं जीने के लायक नहीं हूं। और ऐसी अवस्था में जब अगले दिन मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेश मिला, तो वो 1.5 घंटे की मीटिंग में मुझे पता नहीं किसने क्या बोला, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि मैं सही जगह पे आ गया हूं। उस प्रेम का पहला अनुभव बिना किसी बात के समझे हुए, सुने हुए मुझे महसूस हुआ। लोग मुझे खुश देखना चाहते थे, अनजाने अजनबी लोग। गले से लगाया, मीटिंग लिस्ट पकड़ाई, मैं जहां पे रहता हूं वहां पे फोन करके लोगों को नंबर दिया, और अगले दिन जब घर पे आया तो यहाँ के लोकल लोग आ गए घर पे और मुझे मीटिंग्स में ले जाना जो शुरू किया। मुझे प्यार देने से पहले मुझे यहां से प्यार मिला। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की कोड की खूबी, जो रिकवरी में थे उन्होंने प्यार दिया, और आज मैं इस छोटे से वाक्य का महत्व समझता हूं। लव एंड टॉलरेंस फॉर अदर्स इज अवर कोड। औरों के लिए प्रेम और सहनशीलता, ये हमारे लिए एक आचार संहिता है, और हम सब इसी आचार संहिता की उपज है। अगर मेरे साथ लोगों ने निरपेक्षता से प्रेम नहीं किया होता तो मैं ए में टिकता नहीं। ए का पहला हुक वो प्यार था, वो प्रेम था। आजा लकी, डोंट वरी, कुछ नहीं, वन डे एट ए टाइम, साथ में करते हैं। 10 साल पहले मेरी भी ये अवस्था थी, 5 साल पहले मेरी भी अवस्था थी, डोंट वरी, आता रहे आता रहे, बोल क्या तेरे को तकलीफ हो रही है, चल चाय पीते हैं। घेरा हुआ था ये सारी चीजें, और हर शब्द में, हर एक्शन में वो प्यार झलकता था, और उनको ये सब करने में खुशी महसूस होती थी। देखिए, हम फिर पहले मुद्दे पे आ गए। जो चीजें करने से खुशी महसूस होती है वो चीजें हम बार बार करते हैं, और बार बार की हुई चीज के साथ हम प्रेम करने लग पड़ते हैं। मेरे पुराने सभासद इस आचार संहिता को फॉलो कर रहे थे,
और उनको खुशी होती थी आए हुए नए को, भूले भटके डर से भरे हुए सहमे व्यक्ति को प्रेम करने की, बार बार प्रेम करने की, क्योंकि उनको खुशी मिलती थी। लव। अब देखिए, ये मेरे अनुभव हैं, शायद हम सबके हैं। अगर हम इसको अपना कोड नहीं बनाए, इसको अपना कानून, इसको अपनी आचार संहिता नहीं बनाए, तो ये संदेश ही नहीं जाएगा। टॉलरेंस, सहनशीलता, सिखाई हुई चीज सभी माध्यम से भूल चुका था मैं। इनटॉलरेंट बीमारी ने मुझे किसी का अस्तित्व ही नहीं स्वीकार करने दिया। मन बीमार हो चुका था, अच्छे बुरे का भेद पता नहीं था, सिर्फ एक ही एक्शन पता था बस। तो इसमें सहनशीलता की बात क्या आ सकती है? 5 मिनट अगर शराब नहीं मिली तो मैं उपद्रवी हो जाता था। 5 मिनट अगर खाना नहीं मिला तो पता नहीं क्या क्या करता था। जहां पे जो कुछ भी हो सकता था, आतुर और उग्र, ये मेरा स्वभाव। ऐसे में सहनशीलता कहां से आएगी? लेकिन सहनशीलता वापस से मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सीखने को मिली। जैसे मुझे लोगों ने प्रेम दिया, वैसे लोगों ने मुझे सहन किया। मेरे अटपटे होने वाले सवाल, वापस शराब की तरफ तो नहीं, लेकिन मैंने एक के अंदर भी बहुत सारे काम किए ऐसे, लोगों से नाराज हो जाना, किसी की बात से सहमति न, ये सारी चीजों को लोगों ने प्यार से लिया, सहन किया, ये जानते हुए कि अभी इसको पता नहीं है ये क्या कर रहा है। और फिर जब ही पहली स्टेज रिकवरी की शुरू हुई तो उसमें पता चला मुझे कि मेरा मन बीमार है, और अगर मैं लोगों को माफ नहीं करूंगा, लिखा है ना, आई हैव फाउंड दैट आई हैव टू फॉरगिव अदर्स इन ऑल सिचुएशंस टू मेंटेन एनी रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। मैं शराबी हूं, इस बात का स्वीकार एक आध्यात्मिक जागृति है, ये हम मानते हैं। ये लॉजिकल नहीं है, ये भावनिक भी नहीं है। खुद को शराबी कहना खुद के अनुभव से, ये शायद लॉजिक और भावनाओं से परे की बात है। ये एक आध्यात्मिक निर्णय है कि मैं इनके बीच में आता रहूंगा। इन अनजाने अजनबी लोग पता नहीं कौन से 12 कदम का प्रोग्राम फॉलो करते हैं, अपने आप को शराबी बोलते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, अपनी कहानी बोलते रहते हैं। ऐसा एक मिक्स। और जब मैं अपनी रिकवरी की तरफ देखता हूं तो महीना भर होने के बाद जब आंखें खुली तो जिन जिन ने आया था मुझे, बेइज्जती की थी, याद आने लग गया, याद आने लग गया। और मैं हर बार सुनता था कि लकी, कंप्लीट सरेंडर का अर्थ ये होता है, पूर्ण शरणागति का अर्थ ये होता है कि शराब के आगे ही नहीं हारे, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त करने वाले उन सभी रंजिशों के भी आगे हार गए, माफ कर दे लोगों को, याद आते रहेंगे तेरे को वो सब कुछ। और मैं ये कह सकता हूं कि मुझे बहुत सारी चीजें याद आती थी। मुझे अपनी बड़ी साली याद आती थी, जिसने बड़ा दुखाया था मुझे, बड़ी बेइज्जती की थी। मुझे अपनी सारी बेइज्जतियां याद आने लग गई, मुझे वो नुकसान याद आने लग गए जो लोगों ने मेरे किए थे। एक शराबी तो राइप होता है ना डिफ्रॉडिंग के लिए, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ पीने से मतलब था। मेरे पार्टनर ने मुझे पीने के बाद में मुझसे जो भी करवा लिया, अब ये सारी चीजें मुझे दिखने लगी, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे रिश्ते नाते नहीं है, लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं। मैंने प्रोग्राम आगे किया तो था नहीं, और मुझे ऐसा लगता था कि पहले जाके इन सबको सिखाऊं, अब मैं शराब से दूर हूं। और ये मेरी छटपटाहट मेरे मित्रों ने देखी, वो शेयरिंग में से झलकती थी, और उन्होंने कहा, लकी, स्टेप 3,
फॉरगिव, फॉरगेट, लेट गो, लेट गॉड। अभी नहीं, इसके ऊपर इलाज है, लेकिन अभी नहीं, ये आगे चल के करेंगे। और वो आगे चलने की क्रिया में जो अगला टप्पा मेरे जिंदगी में आया वो पोस्ट इन्वेंटरी, जब मैं अपने आप को जान सका, देख सका कि हर उस वाकयात में मेरी भूमिका क्या थी, जहां पे मैं समझता था कि मेरी बेइज्जती हुई है, लोगों ने मेरा नुकसान किया हुआ है, मेरा गलत फायदा उठाया है। और तभी देखने के बाद में महसूस हुआ कि सिक्का एक ही तरफ नहीं था, सिक्के का दूसरा बाजू भी है। लोगों ने मेरा भला करने के लिए शायद मुझे क्रिटिसाइज किया, लेकिन मेरे को क्रिटिसिज्म याद रहा, बाकी चीजें भूल गया और रंजिशें पाली और समझ में आया कि ये तो दो धारी तलवार है जो मैं लिए घूमता हूं कि कब उस व्यक्ति से बदला लूंगा। दूसरा नोक तलवार का मेरे अंदर घुसा हुआ है, वो नासूर की तरह है। देयर विल बी नो रियल प्रोग्रेस। और जब उसमें 9वें कदम तक पहुंचे फॉरगिवनेस की, तो 9वें कदम का एक रूल मुझे ध्यान में आया। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया, बोलता है देख, ऐसा नहीं है कि हम ही ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इंसान है, लोगों ने भी हमको नुकसान पहुंचाया होता है। और हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि वो आके हमको माफी मांगे। हम क्या करते हैं, हम जब लोगों से माफी मांगते हैं ना, तो वही टाइम पे जिन्होंने हमको दुखाया है उसी क्षण हम उनको भी माफ करते हैं। फिर डेली इन्वेंट्री का एक दौर चला, ये प्यार और सहिष्णुता सीखने की। लव एंड टॉलरेंस इज अवर कोड। ये कोड तो सीखना पड़ेगा दोस्त। मैंने सीखा हुआ कोड तो मुझे मौत की तरफ ले जा रहा था। यह अभी एक नई आचार संहिता है। इसी व्यवहार से आचार करना पड़ेगा मुझे, इसी पे चलना पड़ेगा। फिर डेली इन्वेंट्री में दिखने लगा, कई बार लोग मेरी गलती ना होने के बावजूद मुझे ह्यूमिलिएट कर जाते थे, नुकसान पहुंचा देते थे। बिल लिखता है, आई मस्ट फॉरगिव इंजुरीज, नॉट जस्ट इन वर्ड्स और एज ए मैटर ऑफ फॉर्म, बट इन माई हार्ट। अब पुराने जख्मों पे कुछ काम हो रहा था, लेकिन नई चीजें तो आ रही थी ना। और नई चीजें आने में मैं अपनी सोब्राइटी का एक अनुभव शेयर करूंगा। मैं जहां पे मेरी वर्कशॉप और मेरा घर था वो किराए का था, और रिकवरी के चौथे पांचवें साल में मेरे मकान मालिक ने मेरे को नोटिस दे दिया कि भाई अभी तू घर भी खाली कर और वर्कशॉप भी खाली कर। अब ये परिस्थिति जैसे ही प्रेशर आता है, जो कि सामान्य प्रेशर होता है दुनिया के लिए, लेकिन मेरे मन ने जब ये सारी चीजें सीखनी थी तब तो सीखी नहीं मैंने, तो कहां से मैं टॉलरेट कर पाऊंगा। मैं तो पैनिक होता हूं ना, मुझे तो मरना मारना आता है। तो मैं पैनिक हो गया, अरे बाप रे, अभी ये भी गया। पहले तो मैंने पीपी के वाट लगाई, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। अब बचा कुचा जैसे जैसे मैं अपना घर परिवार और सब कुछ बनाने जा रहा हूं, ऊपर से ये इसने डाल दिया मेरे गले में। इतना खराब इंसान है। और फिर मन, भले उसने जायज काम किया, लेकिन मेरी परिस्थिति नहीं समझता है क्या। फिर मन उसके बदला लेने के प्लान बनाने लग गया। इसके बच्चे को उठा लेता हूं, ऐसा कर देता हूं, वैसा कर देता हूं, साले पे इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं पड़ जाती, ऐसा हो जाए, भाइयों में झगड़ा हो जाए। बिल ये बोलता है कि समटाइम्स दे टाई मी टू अदर प्रॉब्लम्स दैट हैव नथिंग टू डू विथ माय ओरिजिनल प्रॉब्लम। मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या था कि मैं किराए की जगह पे रह रहा था, तो मुझे एक खुद की जगह लेनी चाहिए थी। दिस वाज ओरिजिनल प्रॉब्लम। लेकिन रिजेंटमेंट, एंगर और डिजायर टू सी समवन पनिश्ड आर थिंग्स दैट रॉट माई सोल। और सोल में लगा हुआ कीड़ा ये सारी चीजें सोचने पे मजबूर करता है। एक बार मेरी उसी दौरान मैंने एक फैक्ट्री डालने की कोशिश की थी। आनंद फानन जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मैं दुनिया के कोड को फॉलो नहीं किया, बिजनेस के कोड को फॉलो नहीं किया। मेरी ही आतुरता का, इच्छा पूर्ति का, सेल्फ विल का कोड बन गया।
और वो कोड ये था कि लकी पीते वक्त तो तू कुछ कर नहीं पाया क्योंकि तू शराबी था, तेरा मन बीमार था। अब शराब बंद है, अब तुझे सब कुछ समझ में आता है, चल जीत ले दुनिया को। बता दे तू कौन है, बता तेरे में क्या गुण है और तू क्या कर सकता है। और ये सेल्फ विल ने, ये डिजायर टू एक्सेल, टू हैव एप्रिसिएशन ने मुझे उस धंधे पे काम करने को लगाया। काम वाजिब था लेकिन तरीका गैर वाजिब था। मैंने कोई जुआ नहीं खेला, लेकिन जिस तरह से बिजनेस किया वो बिजनेस के कोड में नहीं था। और ऐसे में एक जगह पे मेरा नुकसान हुआ और एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के एक मेंबर ने मेरी जबरदस्त बेइज्जती कर दी। थोड़ी सी गलती की उसने इतनी बड़ी बेइज्जती की मेरी कि मेरा रिकवरी में ना समझ मन, जो अभी तक प्यार लेना जानता था देना जानता नहीं था, जो ये समझता था कि लोगों ने मेरे को टॉलरेट करना चाहिए, जिसको लोगों को टॉलरेट करने का अर्थ भी नहीं पता था, वो सोचने लगा कि मैं एक लेटर लिख के एक्साइज डिपार्टमेंट को देके आता हूं, नजर रखता हूं इसकी इसकी फैक्ट्री पे नजर रखता हूं, देखता हूं इसके दोस्त कौन है क्या क्या है। और दोस्तों यकीन मानो कई दिन बिता दिए मैंने, कई दिन इसी में बिता दिए। और आज जब मैं ये पढ़ता हूं ना कि दे टाई मी टू अदर प्रॉब्लम्स दैट हैव नथिंग टू डू विथ माय ओरिजिनल प्रॉब्लम। ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या था? वो व्यक्ति के पास एक टेक्नोलॉजी थी जो मेरे पास नहीं थी। बिजनेस का कोड बोलता है आज्ञा मान के पूछो, मेरा कोड बोलता है झांक के देख लिया तो क्या फर्क पड़ता है यार। और मैं झांकते हुए उसने मुझे पकड़ लिया। दैट वॉज माई ओरिजिनल प्रॉब्लम। अब ओरिजिनल प्रॉब्लम कहीं बाजू में रह गया, डिजायर टू सी समवन पनिश्ड। क्यों? क्योंकि मैं जजमेंटल हूं ना, मेरी गलती इतनी सी है, उसकी सजा भी उसके माफक होनी चाहिए, उसकी सजा उससे 1000 गुना नहीं हो सकती। ये सारी चीजें मैंने अपनी साली से, मैंने अपने रिश्तेदारों से माफी बहुत लेट मांगी दोस्तों, बहुत लेट मांगी। और जब तक नहीं मांगी तब तक मैं ये सोचता था, कभी मौका आता था, वो शादी परिवार में मिलती थी तो मुझे खुशी नहीं होती थी। मुझे देख करके पुरानी यादें आ जाती थी कि इसने मेरे साथ में गलत किया। मैं शराबी था लेकिन ये ज्यादा गलत थी, ये आपे से बाहर हो गई अपनी पता नहीं क्या क्या। मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम भूल के मैं नए प्रॉब्लम की तरह जाने लगा। इसी दौरान काम करते करते, मैं बिजनेसमैन हूं तो कई एम्प्लॉइज ने छोटा मोटा फ्रॉड कर दिया। वाई मी? पुलिस में कंप्लेंट करो, ये करो वो करो। और उसमें कई दिन फिर मेरी पत्नी मुझे समझती क्यों नहीं है, ये इतना खर्चा क्यों करती है, इतनी मुझे तकलीफ देती है, ये पनिश होनी चाहिए। कुछ ए मेंबर जो क्रिटिसाइज करते थे, पुलिस, इन यानी कि जो भी व्यक्ति मेरे पे थोड़ा सा भी प्रेशर डालता था ना, वाजिब या गैर वाजिब, रिकवरी के अंदर स्टेप्स लेने के बाद में भी ये सारी चीजें मेरे मन में घूमती थी। और मैं गाहे बगाहे सोचता था कि इनको पनिशमेंट कैसे हो यार। यार भगवान भी पनिश नहीं करता है। अब बताइए क्या आध्यात्मिक प्रगति करेगा ऐसा इंसान? वो तो हर विचार से, हर अनुभव से एक चेन की लिंक अपने ऊपर और डाल रहा है। ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी? सहनशीलता का ना होना। और बाद में वो प्रॉब्लम ने क्या स्वरूप ले लिया? रिजेंटमेंट का, लोगों को पनिश करने का, आइडियाज बनाने का। किसी का बच्चा उठा ले तो किसी के टैक्स वाले को जाके स्लिप दे दे, ये करता है। पता नहीं क्या क्या दिमाग चलता है। जब स्टेप 11 आ गई और जब ये सारे फटकों ने मुझे भी मजबूर किया कि ये कोड को देखना पड़ेगा दोस्त, सिर्फ शराब से दूर रहना ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संहिता नहीं है। ये वर्चू सीखने पड़ेंगे हमको, ये आएंगे नहीं, ये लोग देंगे, लेकिन क्या मैं रिसीव करके इसको वापस देने की तैयारी में अपने आप को करता हूं, डालता हूं? अगर नहीं डालूंगा तो ये कुदरती तौर पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो सीखने वाली वस्तु है।
कुदरती तौर पे गुस्सा आएगा, कुदरती तौर पे डर लगेगा, कुदरती तौर पे खुशी होगी, लेकिन कुदरती तौर पे प्यार नहीं होगा। कुदरती तौर के ऊपर तू सहनशील नहीं होगा। और सहनशील होने के लिए, प्यार करने के लिए, जब तक मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ते हुए उस उच्च शक्ति की इच्छाओं की तरफ नहीं जाता हूं, तब तक ये डेवलप ही नहीं कर पाऊंगा मैं। ये बोलने और सुनने वाली बातें रह जाएंगी बस। बिल लिखता है कि हमारे इतने अच्छे विचार हैं ना, लेकिन हमारी तकलीफ सबसे बड़ी क्या है पता? कि हम इन विचारों को कृति में परिवर्तित ही नहीं कर पाते। ये विचारों को जब कृति में परिवर्तित करने जाते हैं तो उसके बीच में कई चीजें आड़े आने लग पड़ती हैं, और धीरे 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 करते जब हम कृति करते हैं तो वो एक अंश मात्र कृति होती है बस। विचार इतनी बड़ी कृति अगर हम कर पाए तो क्या बात है। पीते वक्त तो विचार अलग होता था और कृति ऑपोजिट होती थी। अब रिकवरी में वैसा नहीं होता है। विचार दानत का होता है, लेकिन दान अंश मात्र होता है। विचार प्यार का होता है, लेकिन प्यार अंश मात्र होता है। विचार सहनशीलता का होता है, लेकिन सहनशीलता तो राई के दाने से भी कम है तेरे में। मुझे कुछ टिप्स मिले लव एंड टॉलरेंस सीखने के लिए। पहला टिप था, स्टार्ट गिविंग अदर्स बेनिफिट ऑफ डाउट। तेरे को नहीं लगता कि ऐसा कि तेरी थोड़ी सी गलती थी, उसने बेइज्जती इतनी कर दी? तो सबसे पहले अब तू लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू कर। ये समझना शुरू कर कि तू दुख में है, तू दर्द में है, तेरे मकान मालिक ने तेरे को नोटिस दिया, उसको क्या पता तेरे अल्कोहलिज्म का, और उसको तेरे अल्कोहलिज्म से लेना देना भी क्या है दोस्त। उसने ऐसे वक्त पे नोटिस दिया। अंडरस्टैंड अदर्स नीड्स। ये समझना पड़ेगा कि लोग भी दुखी हो सकते हैं। तीसरे व्यक्ति की नजर से देखना शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके तेरे नजरिए बदलेंगे। और तो और ये समझना पड़ेगा कि कई और लोग भी बीमार हैं, उनको तुझे बीमार की दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। इन सबको मदद की जरूरत है, ये तुझे समझना पड़ेगा। उसकी इच्छा हर अनुभव में तुझे देखनी पड़ेगी। और तो और हमारे कोड में एक और बात लिखी हुई है कि मैं न तो सिर्फ मुझे दुखाने वालों को माफ करता हूं, मैं उनके भले की प्रार्थना करता हूं। बड़ा ही विरोधाभास है ये तो। ठीक है यार, उसका नुकसान हो जाए ये कामना बंद करता हूं, लेकिन मुझे दुखाने वाले का भला हो जाए, ये कैसी बात हुई? और मुझे समझ में आता है फिर जब मेरा स्पॉन्सर बोलता है, लकी साली सारी दुनिया तेरे से ही शुरू होती है और तेरे से ही खत्म होती है क्या? बाहर कुछ है कि नहीं? ये हायर पावर वायर पावर बोलने के लिए है कि तेरे पे कुछ श्रद्धा भी है, उसकी तरफ चलना भी चाहता है? अगर उसकी तरफ चलना चाहता है तो ये बचपना छोड़, आदमी बन आदमी, माफ करना सीख। फिर नया अर्थ मिला लेट गो लेट गॉड का। पहले तीसरे कदम में तो लेट गो लेट गॉड किया क्योंकि मैं पीछा छुड़ाना चाहता था उन विचारों से। उन विचारों को मैं समझा ही नहीं था। लेकिन अभी ये प्रोग्राम करते करते अब मैं समझने लग गया था कि मैं कहां से आता हूं, और अब समझने के बाद मैं लेट गो लेट गॉड कर रहा था। बोलता है जो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं ना, ये बचपने वाली बातें नहीं करते हैं। वो अपने को तकलीफ देने वाले को भी प्यार देते हैं। वो तो हर अनुभव में उस परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। वो तो अपनी पहली ट्रेडिशन के जैसा कॉमन वेलफेयर की बात करते हैं। और मुझे याद आ गया, हमारी गुरबानी में तो मेरे स्पिरिचुअल गुरु ने तो सरबत का भला बोल के रखा हुआ है। कॉमन वेलफेयर, सारी दुनिया का भला मांगते हैं हम लोग। लेकिन ये लिप टॉक है क्या? सच्चाई में मैं इतना टॉलरेंट हो गया हूं क्या? गिविंग, बीइंग ओपन, ह्यूमिलिटी, एक्सेप्टेंस, पेशेंस, हैविंग फेथ, क्या ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं कि मैं कहीं प्रैक्टिस भी करता हूं? अब मजे की बात यह है कि ये प्रैक्टिस करने के लिए या तो हम ऐसे बंधनकारक अनुभवों का इंतजार करें, या इसको अपना एक कोड बना लें।
बोलते हैं ना कई बार, फेक इट टू मेक इट। रख बोले लकी हंसता हुआ चेहरा, यार तू क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, दे देना, मारना सामने वाले को जब भी। और ये मुझे सीखने को मिला अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। इसके लिए शायद हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस को अध्यात्मा का शिशु वर्ग बोलते हैं। ये सारे गुण, सारे वर्च्यूज, ये सारी सीखने की मेरी शिशु वर्ग था अल्कोहलिक्स अनोनिमस। सच कहता हूं दोस्तों, सबसे पहले निरपेक्ष प्यार किया होगा तो मैंने अल्कोहलिक को ही किया। मेरे साथ में विनायक एम करके आया था, लगभग 10-12 दिन बाद में, नवे नवे 2 बच्चे। मैं थोड़ा कम अकड़ू था, वो ज्यादा अकड़ू था। उसका अहंकार बहुत ज्यादा था। वो महीने भर में ही बोलता था, ये तुम्हारा बिग बुक जो मराठी में ट्रांसलेट हुआ है ना, ये गलत है। पढ़ा लिखा था, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं। और उसको देख के मेरा मन डरता था, ये पागल कौन सी जगह में जाता है, पगले ये चक्कर में मत पड़, अपने को ये चक्कर में नहीं पड़ना है। और सच्ची बताऊं दोस्तों, मैं लगभग 1 साल उसको फॉलो करता रहा, और मैंने उसकी एक एक चीज जाती हुई देखी, उसकी हरकतें देखी। उसकी पत्नी मेरी बहन जैसी थी, छोटी थी मेरे से बहुत, और वो मुझे जब भी देखो आंखों में आंसू करके बोलती थी। और मैं विनायक के साथ बैठ जाता था, विनायक चल रहे, चल मीटिंग को चलते हैं। मुझे भी कुछ नहीं पता ये 4 स्टेप क्या है, मुझे भी पता नहीं ये भगवान की तरफ जाने वाला कार्यक्रम है। मुझे इतना पता था कि मीटिंग में चलेगा तो बच जाएगा रे, ये तो साले अपन मरेंगे, दोनों मरेंगे। मैंने उसके घर में से फर्नीचर जाता हुआ देखा, एक्साइज का ऑफिसर था वो। मैंने उसका एक एक चीज घड़ी, और लास्ट में मैंने उसके घर का रंग उड़ता हुआ देखा, जमीन पे चटाई आ गई। मैंने टॉलरेंस भी वहीं से सीखी दोस्तों, क्योंकि जहां पे प्यार होता है ना, वहां पे सहनशीलता आ जाती है। इसके लिए प्यार पहले, सहनशीलता बाद में। बिगर प्यार के अगर मैं सहन करूंगा तो मेरा गुब्बारा बन के फूटेगा, बॉटल अप हो जाऊंगा। वो सहनशीलता नहीं है, वो टॉलरेंस नहीं है। वो तो बस उस वक्त मैंने जवाब नहीं दिया है, अपने जहन में एक पुड़ी बना के रख ली है। और जब वो पुड़ियों का ढेर, इतना आक्रोश आ जाएगा उन पुड़ियों में, फूट पड़ेंगे सब। इसके लिए प्यार पहले, और इसीलिए इस लाइन में भी लव एंड टॉलरेंस आया है। बिल लिखता है ना कि मेरे जितने भी इस आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाले औरों का अध्ययन करने के बाद में महसूस हुआ है कि किसी भी प्रकार की प्रगति के लिए मुझे प्रेम और सहनशीलता का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर भले वो जीसस क्राइस्ट हो ना, जो ये बोल गया कि अपने सूली पे चढ़ाने वालों को पता नहीं है भगवान माफ करना कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, तो वो जीता जागता इंसान ना। पढ़ लिया मैंने गुरु नानक की वाणी में भी, सुनने में आया बुद्ध जी के वाक्य, और ये सब कुछ समझते समझते ऐसे लगा कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चल तो रहा हूं, लेकिन क्या मैं उसको समझ रहा हूं? क्या मैंने अपने सही साथी चुने हैं? क्या मेरे व्यवहार में प्रेम और सहनशीलता को स्थान है? क्या मैं इन पर विश्वास करता हूं? क्या मैं इनके अंदर खुशी पाता हूं क्या? दुनिया को प्रेम करना आसान है, लेकिन घर में प्रेम करना बहुत मुश्किल है। बड़ी सौदेबाजी चलती है, बड़ी सौदेबाजी चलती है। खास करके वहां जहां अपने हो ना, तो अपनों से साली अपेक्षा आ जाती है यार, अपेक्षा आ जाती है। और फिर प्रेम अपेक्षा पूर्ति पे निर्भर करता है। और ऐसे में मेरे को बहुत प्यारा प्रेम का एक स्लोगन मिला है, वो एलन ऑन से मिला, डिटैच लविंग, लविंग डिटैचमेंट। जहां पे भावनाओं से नहीं जुड़ना है, गलतियों से नहीं जुड़ना है, उस व्यक्ति से जुड़ना है, बस प्रेम से जुड़ना है। उसे अपनी गलतियों की सजा भी भोगने देनी है। तू किया है उसके लिए भगवान नहीं बनना है, उसके लिए अपनी छाती पे खंजर नहीं खाने हैं। क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो हम उसको और बुरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, वी बिकम एनेबलर्स। लेकिन प्यार तो करना है। क्या लाइन है और क्या ताकत है इस लाइन में दोस्तों। ऐसा एक नजारा दिखा दिया
कि फिर लोगों ने मेरी बेइज्जती करने वाली बातें भी की तो मैं बेइज्जती से डिटैच हो जाता हूं। मेरे क्रिएटर ने क्रिएट की हुई दूसरी मूर्ति मेरे सामने खड़ी है, मैं वो सोचने लग पड़ता हूं। पागलपन का विचार लगेगा, लेकिन ये मैं प्रैक्टिस करता हूं। मुझे कहीं से किसी ने वाक्य बोल दिया कि लकी, लोग तो कोई धर्म को टॉलरेट नहीं करते हैं, कोई स्क्रीन के कलर को टॉलरेट नहीं करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि भगवान ने तो सबको अंदर स्केलेटन सबके सफेद है। चेहरा किसी का सुंदर है तो प्रेम होता है, कुरूप है तो प्रेम नहीं होता है। अरे तू ये चमड़ी निकाल दे, ये सब ऑर्गन्स निकाल दे और सब नरकंकाल एक जैसे टांग दे, और कोई तुझे बता देवे कि ये काला था, ये गोरा था, ये मोटा था, ये पतला था। कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड, ये कोड के लिए जागरूकता से अपनी इस उच्च शक्ति से संपर्क करना पड़ता है, नहीं तो ये आती नहीं है। ये सीखने वाली चीज है ना, आएगी नहीं। स्पॉन्सर लेना पड़ता है, सरेंडर हर चीज पे, अपेक्षाओं को समझते हुए छोड़ना पड़ेगा, ये जानते हुए कि डिजायर्स मेरे लिए नहीं है ये, और वाजिब क्यों ना हो। बिल बोलता है कि गैर वाजिब अपेक्षाएं तो हमने करनी नहीं चाहिए, हमको तो वाजिब अपेक्षाओं से भी पीछा छुड़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल, अगर ये लव एंड टॉलरेंस का हमारा कोड ना होता तो शायद हम में से कोई भी आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं आता। मेरे एक भाई ने अभी शेयर किया कि मैं स्लीप के बाद आया हूं। दोस्त वेलकम। हमें पता है कि अगर हम प्रेम देंगे नहीं ना तो हम जी नहीं पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम। ये सहनशीलता नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस देती है। अब मुद्दा ये है टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल आवर अफेयर्स। अब घर में भी हैप्पीनेस देने वाले काम चुन और ले उन सब चीजों से हैप्पीनेस। खुशी मिलेगी तो प्रेम आएगा, प्रेम करेगा तो सहनशील हो जाएगा। अपेक्षाएं कम कर दे, बंद ही कर देना आदमी, बन ले जिम्मेदारी अपनी। बच्चों की तरह क्या अपेक्षा करता है, मेरा ये, मेरे को ये नहीं मिला, उसने नहीं समझा, ये क्या हो गया, वो क्या। अरे छोड़ ये चक्कर यार, कौन से बंधनों में पड़ा है तू? क्या उम्र हो गई तेरी, कितने साल से ए में आ रहा है? आदमी बन यार, जिम्मेदारी ले, दे दुनिया को गलती करने का हक, और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे बेनिफिट ऑफ डाउट। मिल उसी तरह खुशी से, मिल अपने बच्चे से हर बार गले से और खुशी महसूस कर। भले वो अल्कोहलिक है, कोई बात नहीं, तेरा बच्चा तो नहीं है ऐसा। अल्कोहलिक होने से तेरा बच्चा होना बंद हो जाता है क्या? उन सारी कुदरती चीजों को महसूस कर, अनुभव कर, विश्वास कर उस ताकत की इस दुनिया में कि उसने जो भी प्लान बनाया है ना, उसमें खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि खुशी एक नैसर्गिक मन की अवस्था है, तो फंडामेंटल है। मैं समझता हूं कि एक 15 मिनट बचे हुए हैं। मैंने जो कुछ भी अपने अनुभव याद आपके साथ में शेयर किया, अगर इसके आगे कुछ और डिस्कशन और सवाल हो तो हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस शेयरिंग। थैंक यू सो मच।